बना रहे हैं। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। आग की तस्वीर इतनी भयावह है कि आपकी चीख निकल जाए, दिमाग सुन्न हो जाए, कमजोर दिल वाले होश खो बैठे। ये तस्वीर सीकर शहर की है और ये वारदात 20 नवंबर को, जिस महिला ने खुद को आग लगाई, 2 दिन बाद 22 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वीडियो अब सामने आया है, लिहाजा अब इस वारदात की चर्चा पूरे मरुधरा में हो रही है। आपको बता दें, सीकर के पिंक हाउस गली में मनीषा नाम की इस महिला ने ससुराल वालों के रवैये से गुस्से में आकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि मनीषा की शादी 2012 में अनिल नाम के शख्स के साथ हुई थी। शादी के बाद से अनिल और उसके घरवाले मनीषा को प्रताड़ित कर रहे थे। 2 बच्चे होने के बाद भी मनीषा को प्रताड़ित करने का सिलसिला थमा नहीं। अब जब 20 नवंबर को पानी सिर के ऊपर से बह गया तो मनीषा ने गुस्से में आकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। मनीषा के मायके वालों ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धू धू कर जलती बसों की ये तस्वीर सीकर के रिको एरिया से आई है, जहां बुधवार शाम को शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ट्रक में लगी आग की चपेट में ये बसें आ गई थीं। बताया जा रहा है कि एक बंद पड़ी गम फैक्ट्री के बाहर 2 स्लीपर बसें पिछले 4 महीने से खड़ी थी। उनके बगल में एक ट्रक भी खड़ा था। ये सभी गाड़ियां खराब थीं और इनकी मरम्मत होनी थी, लेकिन बुधवार को शाम ट्रक में हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते इसने पास खड़ी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। खास बात यह है कि जहां आग लगी थी वहीं चूरी का गोदाम भी था और लोगों को लग रहा था कि वक्त पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो फिर उसमें भी आग लग जाएगी। लेकिन वक्त पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग को बढ़ने से रोक लिया गया। इस आग की वजह से दोनों बसें तो जल गईं, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी। सड़क किनारे खड़ी इस कार की हालत देख अंदाजा हो गया होगा कि इस कार में बैठे लोगों को किस कदर चोटें आई होंगी। सड़क हादसे की ये तस्वीरें टोंक के सोहेला डिग्गी कस्बे से आई है। बताया जा रहा है कि इस कार से दूल्हा दुल्हन परिवार समेत घर लौट रहे थे और इसे बजरी से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में बैठे दुल्हन 2 बच्चे समेत 6 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उस ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त कर लिया है जिसने इस कार को टक्कर मारी थी। सोहेला की जो सोहेला पुलिया है उससे पहले 5 किलोमीटर पहले बजरी के ट्रैक्टर कम से कम भी 50 ट्रैक्टर निकल रहे थे। उनमें से एक ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ा, पूरी बजरी की ट्रॉली हमारी ऊपर ही आ गई पूरी। कौन कौन घायल हुए हैं? घायल मैं घायल हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी सिस्टर है और मेरे भाई की पत्नी वाइफ। प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश के बाद प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने 27 नवंबर को 3 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर दी है। बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू समेत कई जिलों में तो रिमझिम बारिश शुरू हुई थी, वो गुरुवार को भी जारी रही। इसी वजह से दिन का पारा औसतन 5 डिग्री तक लुढ़क गया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ व्यापारियों को, किसानों को भी बहुत ज्यादा हो रहा है बारिश के हिसाब से। मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक 27, 28 और 29 नवंबर को झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।
अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये पुलिस कांस्टेबल पवन सिंह हैं, जिन पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि झालावाड़ जिले के गुड़ा गामड़े इलाके में आपसी विवाद में झालावाड़ के एसपी ऑफिस में तैनात पुलिस कांस्टेबल पवन सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए पवन सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साथ ही पुलिस ने पवन सिंह पर हमला करने वालों के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। टिप्पू सिंह जी है कि उनके लड़के की शादी थी, जिसमें हमारा जवान अपने परिवार के साथ आया हुआ था। दिन में किसी बात को लेकर उनकी किसी पक्ष से कहा सुनी हुई, वो लोग कार में बैठकर आए और उन्होंने 4-5 लोगों ने गाड़ी से उतरे वो, और तिलक सिंह था, उसने हमारे जवान पे हमला किया। बाकी लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था। जवान अभी खतरे से बाहर है। रात को उसका ऑपरेशन हो गया था, अभी उसकी तबीयत में सुधार है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे ये लोग झालावाड़ जिले के बदनखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर और नारेबाजी करने वाले इन लोगों का कहना है कि बदनखेड़ी से शहर तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब भी बारिश होती है, इस कच्ची सड़क में कीचड़ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि कई बार उन्होंने नेताओं और अधिकारियों से रोड बनाने की अपील की, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। लिहाजा इन लोगों ने पंचायत चुनाव के दौरान वोट बहिष्कार का फैसला किया है। गाँव में रोड कोई ना और कीचड़ हो रहे छे, बच्चा बच्ची स्कूल जाओ छे, बीजी चड्डिया सो मोड़े स्कूल जाओ छे, बीजी चड्डिया हूँ और न हटी खड़ियो जाओ न उठी खड़ियो जाओ, और बरस हो गया आज अंत किसी भी नेता न थोड़ी माँ की रोड की परेशानी से गांव में आनी रोड ना बन रही हो और चने अटी उटी सु गेला में कीचड़ी कीचड़ हो छे, पानी आ रही है अटी उटी सु लोग देना ना परेशानी आ रही है। पोस्टर चिपका रहे ये भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल हैं, जो कोरोना से जागरूकता के लिए अपने कक्ष के बाहर पोस्टर चिपका रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भरतपुर की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये पोस्टर बनाया गया है और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अपने कक्ष के बाहर पोस्टर चिपकाकर उसका विमोचन किया है। पोस्टर विमोचन के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक विवेक जादौन भी मौजूद रहे। भरतपुर जिले में भी कोरोना के जो संक्रमित रोगी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर सभी भरतपुर वासियों से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समय मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी को बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें। ये 3 उपाय ही इस महामारी का अभी तक इलाज है। फिर भी अगर किसी घर में पड़ोस में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या बीमारी के लक्षण है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को छुपाएं नहीं, जल्दी से ही अपने नज़दीकतम CSC, PSC और जिला अस्पताल विजिट करें। बाइक को गोल गोल घुमाते देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बाइक के जरिए जो जुगाड़ किया गया है वो हैरान करने वाला है। तेल निकालने के लिए यूं तो घानी में बैलों का सालों से इस्तेमाल होता आया है, लेकिन बाड़मेर की सिंधड़ी चौराहे के पास बैलों की जगह बाइक का इस्तेमाल हो रहा है। बैलों की जगह बाइक के इस्तेमाल का यह जुगाड़ किया है उदाराम ने। उदाराम का कहना है कि वो भिलवाड़ा के रहने वाले हैं और वहां से बैलों को बाड़मेर लाना उनके लिए मुश्किल भरा था, इसलिए वो बैलों की जगह मोटरसाइकिल को घानी चलाने में लगा दिया है। खास बात यह है कि उदाराम के जुगाड़ में बाइक खुद ब खुद चलती है और उसे चलाने के लिए किसी इंसान का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे सोचा कि हमने दूसरा आइडिया तो लेना ही है, हम बाइक ऐसे सेट करके देखा चलती है कि नहीं चलती है। पुरानी गाड़ी को सेट किया, बाद में नई गाड़ी को सेट कर दिया, फिर चलने लगे तो हमारा काम भी सेट। अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की।
बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बार वहां के बीरभूम से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर आई। बताया गया कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की एक सभा में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन बीरभूम के बोलपुर इलाके में उनकी टीएमसी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई, जिसके बाद कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिखे। बताया गया कि दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच मारपीट में वहां से गुजरने वाली कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा और वो यहां वहां गिरी दिखी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में उनके साथ आए 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए और वो एक शख्स को बुरी तरह से पीटते दिखे। आरोप है कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं ने उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता सवार थे। मारपीट की जगह से जो तस्वीरें आईं, उनमें बीजेपी के झंडे लगी एक गाड़ी के शीशे टूटे दिखे। सड़क पर भी जगह जगह टूटे शीशे और मारपीट के निशान नजर आए। बताया गया कि मारपीट के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने दिल्ली सरकार के इस अस्पताल पर कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और इसका विरोध करने के लिए अस्पताल के बाहर जमा हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एलएन अस्पताल के बाहर। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर भी लिए हुए थे, जिन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। इन लोगों ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इनकी नाराजगी इस अस्पताल के कोरोना वार्ड के एक वायरल वीडियो के बाद सामने आई, जिसमें एक मरीज के परिवार की महिला वीडियो कॉल पर बात करते हुए वहां की बदइंतजामी की शिकायत करती दिखी। कपड़े क्यों नहीं पहना रखे? कपड़े तो भेजे हमने। इसी वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गैस की एक पाइपलाइन में आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए। यह हादसा पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और गैस के रिसाव की वजह से जगह जगह से लपटें उठने लगी। आग पाइपलाइन में लगी थी और काफी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। आनन फानन में एक आदमी वहां पहुंचा और लपटों पर आग बुझाने वाला केमिकल डालने लगा। गाड़ी के नीचे सर, गाड़ी के नीचे। इस बीच वहां लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई। बताया गया कि लपटें पास में बनी चाय की एक दुकान तक भी पहुंच गई, जहां रखा गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग झुलस गए। हालांकि कुछ देर में फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। इस हादसे में वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल भी लपटों की चपेट में आने से बर्बाद हो गई। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी देर में इसने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते कूड़े के पहाड़ से उठने वाला काला धुआं आसपास के इलाकों में फैलने लगा। इलाके के लोगों के मुताबिक इस वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी और वो रात भर सो भी नहीं पाए। गंदा धुआं और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इससे। कूड़े के पहाड़ में आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और पानी की बौछार कर लपटों को शांत करने में जुट गई। हालांकि इस दौरान उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कूड़े के पहाड़ पर एक जगह आग बुझते ही दूसरी जगह लग रही थी। इसलिए दमकल विभाग की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। पहले से ही भारी प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए कूड़े के ढेर में लगी इस आग ने मुसीबत और बढ़ा दी। जो ये धुआं है ये काफी विषैला है, जहरीला धुआं है, क्योंकि कूड़े का ढेर है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों की नए नियमों के तहत जांच शुरू कर दी गई, जिसके तहत मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर करीब 10,000 सैंपल लिए गए, जिनमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों को राज्य में दाखिल होने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 2 दिन पहले उद्धव सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया था, जिसके लागू होते ही मुंबई में सरकार के इस फैसले का असर भी दिखाई देने लगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची, उसमें सवार सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट की जांच की गई। यहाँ पर लोग एक कतार में जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इस दौरान जो 96 घंटे के अंदर की अपनी रिपोर्ट है वो उन्हें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ट्रेन से आने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिली। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो यात्रियों ने सरकार के इस नए नियम की जानकारी नहीं होने की दलील दी। नए जो दिशा निर्देश लागू थे, ये क्या आपको पता थे या नहीं? जी नहीं, हमें नहीं पता था। इसके बाद जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं मिली, उनका प्लेटफॉर्म पर पहले डॉक्टरों की निगरानी में तापमान जांचा गया और फिर स्टेशन पर ही उनकी कोरोना जांच की गई। जब तक RT-PCR का
3 दिन पहले का रिपोर्ट वो बताएंगे नहीं, तब तक उनको महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसे ही इंतजाम दिखे। वहां भी दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जाने दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के एक बाजार में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन होता दिखा। दिल्ली में ही कई ऐसे बाजार हैं जहां लोग कोरोना से बेपरवाह हैं और वहां खरीदारी के लिए भीड़ लगी रहती है। लेकिन चांदनी चौक इलाके का ये क्लॉथ मार्केट उन सब से अलग नजर आया। वहां कोरोना से बचाव के हर तरीके को लोग अपनाते दिखे। करीब 800 दुकानों वाले इस बाजार में सभी लोग कोरोना के नियमों को पूरी तरह मानते दिखाई दिए। चांदनी चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अक्सर आपको काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है, लेकिन इसी चांदनी चौक के बीच में एक बाजार है। यहाँ कोरोना के जो नियमों का पालन है वो भरपूर किया जाता है। तापमान मापना हो, हाथों को सैनिटाइज करना हो या फिर 2 गज की जरूरी दूरी रखनी हो, इस बाजार में पहुंचे लोग इन सारे नियमों का पालन करते नजर आए। इतना ही नहीं, खरीदारी के बाद बाजार से बाहर ले जाते वक्त भी सामान को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना फैलने का खतरा न रहे। बचाव हेतु जो भी हमें सावधानी बरत रही है वो हम बरत भी रहे हैं और आगे भी बढ़ते हैं। भीड़ न बढ़े इसके लिए लोगों से एक साथ बाजार में नहीं घुसने की अपील भी की गई। बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर नए गाने पर विवाद खड़ा हो गया है। नेहा ने गाने में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मजाक उड़ाया, जिस पर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है। नेहा से माफी की मांग की गई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कैसे कैसे गर्दा कैले बाड़े इलाहाबादी भैया, तो भैया बम मारे। नेहा का पूरा गाना इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर ही आधारित है। गाने में छात्रों, हॉस्टल और छात्र संघ पर व्यंग किया गया है। छात्र संघ को लेकर अपने गीत में काफी अभद्र मैं कहूँगा टिप्पणियां की हैं और उन्होंने बहुत नेगेटिव उसमें छात्र संघ को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। कला का प्रदर्शन उन्हें करना चाहिए, लेकिन किसी की बुराई करना है ऐसा करके उन्हें काम नहीं करना चाहिए। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। फ्रांस में लाए गए नए सुरक्षा कानून के खिलाफ वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस को ज्यादा ताकत देने वाले इस कानून का पिछले काफी वक्त से विरोध हो रहा था, लेकिन इस बिल को जैसे ही वहां की संसद के निचले सदन से पास किया गया, पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के बोर्डो में जमकर बवाल हुआ। वहां उपद्रवियों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। सड़क किनारे मौजूद कई दुकानों और रेस्टोरेंट को भी निशाना बनाया गया। सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी वहां तोड़फोड़ करते नजर आए। बवाल की आशंका को देखते हुए वहां काफी पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। इस कानून के तहत पुलिस वालों की तस्वीर छापने या उनकी पहचान उजागर किए जाने पर रोक लग जाएगी, जिसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया जा रहा है। क्योंकि पेरिस में कुछ दिन पहले ही शरणार्थियों के कैंप को तोड़ने और उनके साथ मारपीट करने वाले पुलिस वालों की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार को जवाब देना पड़ा था। लेकिन शरणार्थियों पर कार्रवाई की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वहां पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और पुलिस के इस कदम का विरोध किया। हालांकि शरणार्थियों के लिए हो रहे प्रदर्शन में भी हिंसा शुरू हो गई। भीड़ में शामिल लोग वहां तोड़फोड़ के साथ आगजनी करने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। भीड़ के आगे पुलिस भी लाचार दिखी। हालांकि बाद में पुलिस की कई और टीमें वहां भेजी गईं, जिनकी मौजूदगी में आग बुझाने का काम शुरू किया गया। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आए एक खौफनाक बवंडर ने लोगों को दहशत से भर दिया। धूल भरे इस बवंडर के आते ही लोग घरों से बाहर आ गए, जबकि कुछ सुरक्षित जगहों पर चले गए। लेकिन उससे पहले इसे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। टेक्सास के आर्लिंगटन शहर से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जमीन से आसमान की तरफ कई फीट ऊंचा बवंडर उठता दिखाई दिया। वहां खूब तेज बिजली भी कड़की। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। पेड़ भी उसके सामने टिक नहीं सके और टूटकर वहां मौजूद गाड़ियों के ऊपर गिर गए। आसमान से ली गई एक तस्वीर में तो एक पूरा इलाका खंडहर में तब्दील नजर आया। ताकतवर बवंडर ने बिजली के खंभों को भी जमीन पर धराशायी कर दिया। अमेरिका के ओहायो से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कार समेत नदी में गिरी एक महिला को बड़ी मुश्किल से बचाते देखा।
बताया गया कि दफ्तर से लौटते वक्त उसकी कार सड़क से फिसलते हुए नदी में जा गिरी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और नदी में उतरकर उसकी जान बचाई। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एक अफसर के कपड़ों में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक पुलिस वाले ने हथौड़े से सबसे पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर उसे बाहर निकाला। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आई, क्योंकि कार के दरवाजे और खिड़कियां लॉक थी और वो उन्हें खोल नहीं पाई। अंधेरा होने की वजह से पुलिस वालों को भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस वाले खुद नदी में उतरकर उसके पास पहुंचे। इस दौरान एक पुलिस वाला तो फिसलते फिसलते बचा। हालांकि उन सभी ने किसी तरह महिला को सही सलामत बचा लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी कार पूरी तरह नदी में डूब गई। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। इसी महीने की शुरुआत में दिमाग में क्लॉटिंग के बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। साथ ही ये उनका अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए भी इलाज होने वाला था। मैराडोना 1982 में विश्व कप फुटबॉल से चर्चा में आए थे। वे विश्व कप स्पेन में खेला गया था और 21 साल के मैराडोना उस वक्त स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। इसके बाद 1986 में जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, तब माराडोना उस टीम के कैप्टन थे। वो बार्सिलोना और नापोली जैसे नामी फुटबॉल क्लबों के लिए भी खेले। माराडोना ने 451 मैचों में कुल 259 गोल दागे थे। इतना ही नहीं, एक सर्वेक्षण में उन्होंने पेले को पीछे छोड़ 20वीं सदी के सबसे महान फुटबॉलर होने का गौरव अपने नाम कर लिया था। साथ ही उन्होंने 4 विश्व कप में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आईं, जहां एक हाथी को कंबोडिया भेजने से पहले शानदार विदाई दी गई। यह हाथी इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में पिछले 3 दशकों से रह रहा था, जिसे अगले कुछ दिनों में कंबोडिया भेजने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले चिड़ियाघर में हाथी के लिए एक शानदार समारोह रखा गया। इस मौके पर खूब सजावट की गई और एक संगीत कार्यक्रम भी हुआ। बताया गया कि यह पाकिस्तान में एशियाई हाथी की प्रजाति का इकलौता सदस्य है जो वहां काफी खराब हालात में रह रहा था। उसकी बेहतर जिंदगी के लिए जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने सालों तक अभियान चलाया। तब कहीं जाकर उसे कंबोडिया भेजने का फैसला किया गया। We are so sad that we didn't really fulfill our part of the responsibility to him. हाथी को विदाई देने के लिए चिड़ियाघर में आम लोगों के साथ ही कई सरकारी अफसर भी